Good evening, students, and most welcome at Philopome. This is Sukhvanti Goswami. I take English grammar class at Philopome. Dear students, today you will get pedagogy questions, English pedagogy, which is very important. So quickly keep on joining, students. Yes. Effort is the key to unlocking our potential. Achieve your goals, students. For CTET, HTET aspirants, आप लोगों को प्रयास करना होगा, अपनी ताकत को बाहर दिखाना होगा. Yes, today you are getting MCQs, PYQ MCQs. So dear students, quickly keep on joining. Very good evening, Janki Kumari. Yes, आज आप लोगों को 50 में से 50 मार्क्स लेने हैं और अपना नेम नोटिस बोर्ड पर राइट करवाना है. तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना एग्जाम क्लियर करें, वेरी गुड इवनिंग लेखनी यादव. Just 2 minutes. We wait for students till then they join. Yes. Very good evening, Preet Kaur. This is our fill-up form platform. जिस स्टूडेंट्स ने फिलअप फॉर्म ऐप डाउनलोड नहीं की है वो डाउनलोड कर ले, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सभी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो या किसी एग्जाम से रिलेटेड हो या किसी वैकेंसी से रिलेटेड हो. If you want to be updated for everything, you should join fill-up form app. And as you are watching all teachers with their subject and with the timetable. English time is 7 p.m. which is now live. And you get here first or second paper preparation. So dear students, chalo. Okay, give me thumbs up. Are you ready for MCQs? Yes. जिसके फ्रेंड्स अभी आए नहीं हैं जल्दी बुला लें. क्विकली कीप ऑन ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स. Are you ready for test? Now we start. Give me thumbs up. और उम्मीद करती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स ने तैयारी की होगी. कोई बात नहीं, अगर नहीं तैयारी की है तो अभी आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी. यस, वेरी गुड इवनिंग श्रेष्ठी, नेहा, खुशबू, पूजा, वेरी गुड इवनिंग. ओके, चलो क्विकली वी स्टार्ट. First question is on the screen. According to time you will give the answer and you will write your score. Okay. Okay, very good evening Pooja Yadav, Khushbu. Yes. Hurry up, give the answer. ये कुछ फोबिया हैं. यस, वेरी गुड इवनिंग मनीष जी. तो आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं. श्रीकांत जी, वेरी गुड इवनिंग. This is first question. You will get nearby 50 question. जो भी क्वेश्चन आपका सही होता है उसके लिए +1 करेंगे. वेरी गुड इवनिंग सोनम. Okay, don't worry Manish ji. What happened? Okay, good morning. Very good evening.
वेरी गुड इवनिंग शबनम। चलो जल्दी से सभी आंसर दे दें। एब्लुथफोबिया, एब्लुथफोबिया कुछ फोबियाज हैं जैसे फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर ऑफ बाथिंग, फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ ओपन स्पेस। तो ये जो फोबिया है आपका, ये किससे रिलेटेड है, ऑप्शन में आप लोगों को बताना है, ठीक है। यस, ये सभी फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी, फियर ऑफ पेन भी आपको अभी मिल जाएगा। यस, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एरोफोबिया, एरोफोबिया जैसे नेम से ही पता चलता है, अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। आपके सारे क्वेश्चन मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। यस, और फिर जो कल हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे उससे रिलेटेड भी मैं आज आप लोगों को थोड़ा बताऊंगी लास्ट में, क्लास के एंड में। तो सभी स्टूडेंट्स बने रहिएगा। एरोफोबिया जैसे नेम से ही पता चलता है, फियर ऑफ राइटिंग, फियर ऑफ बाथिंग, फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर ऑफ डार्कनेस। जिस स्टूडेंट्स ने, वेरी गुड इवनिंग सुमन, जिस स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेस नहीं देखी है फोबिया की, वो क्लास देख लें, क्योंकि उसमें सभी फोबियाज विद इमेजिनेशन डिटेल में विद निमोनिक करवाए गए हैं। अभी हम 50 क्वेश्चन लेके आए, थोड़ा जल्दी करेंगे। नहीं, एरोफोबिया देखो, फिर मेरे को एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। एरोफोबिया, एरो से याद रखो एरोप्लेन, एरो से याद रखो एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ पे उड़ता है, हाइट में। एरोप्लेन क्या करता है, फ्लाइंग करता है। यस, तो आप ऐसे थोड़ा निमोनिक से लर्न कर लें। एरो, एरो क्या है, फ्लाई करता है। तो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारी लेडीज को डर लगता है एरोप्लेन से, तो फ्लाई करने से एरोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग। अभी अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो फिर मेरे क्वेश्चन नहीं हो पाते, तो इसलिए मैंने सोचा है कि लास्ट में आपको सभी एक्सप्लेन करूंगी। अगर एक्सप्लेन करती हूं तो ओनली 10 क्वेश्चन हो पाएंगे। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। थोड़ा साथ साथ में आपको निमोनिक बताती जाऊंगी। अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी थंब करते जाइएगा। और एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये क्लास मिल जाए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्रोफोबिया, एक्रो, फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ राइडिंग, फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ हाइट। क्वेश्चन नंबर 3। yes, hurry up, quickly give the answer. फियर ऑफ हाइट। देखो, एक्रोफोबिया क्रॉस कर गया हाइट पर, ए से लगा लो एयर, एयर क्रॉस कर गई हाइट से, तो क्या हो गया, आपको हाइट से डर लगने लगा, एक्रोफोबिया। ठीक है। एल्गोफोबिया,
अभी जैसे हमने किया है फियर ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइंग से आप याद रखोगे एरोप्लेन, पेन का आप याद रखोगे पैन। अभी आएगा आपका आगे, अभी बता दूंगी सभी। जितने भी ऑप्शन हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे क्योंकि सभी आ रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग संतोष। यस, आज मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें हम लोग। अल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन का है तो बीच में एक पेन आएगा, कोई बात नहीं। देखो आपके 3 क्वेश्चन छूट गए हैं। ओपन स्पेस मैंने एक गोरा की निमोनिक बताई थी, जिसने मेरी क्लास की है उसमें। फ्लाइंग का भी करवा दिया है। एल्गोफोबिया, जिसमें फियर रहता है दर्द का। जैसे बच्चों को डर लगता है इंजेक्शन से। अगोराफोबिया, और गोरा ओपन बताया था मैंने निमोनिक। यस, जल्दी आंसर दे क्वेश्चन नंबर 5। अगोराफोबिया, अगोरा ओपन स्पेस से, जैसे गोरा ज्यादा खुला मैदान होता है। फियर ऑफ पेन का आपका अभी अभी आया। फियर ऑफ ओपन स्पेस, क्राउड्स, फियर ऑफ नीडल्स, नीडल्स का जहां पर है वो आपको फियर ऑफ वाटर। ये स्टूडेंट्स जल्दी आंसर दें, आई एम वेटिंग फॉर यू। यस, और जिसके सही होते हैं वो +1 करते जाएं। वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइपेनफोबिया, ट्राइपेनफोबिया, ट्राई करो। बिल्कुल भी इसमें दर्द नहीं है, पेन के जैसा है। जैसे कोई डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है और बच्चे को बहलाता है तो बच्चे को फियर ऑफ नीडल, सुई से डर लगता है। ट्राइपेनफोबिया निमोनिक से आप लर्न कर सकते हो। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। देखो आज हमारे क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए मैं बीच में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लास्ट में सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। ट्राइपेनफोबिया, इससे आप निमोनिक बना ले। ट्राई करो, लगवा लो, पेन के जैसा है, बिल्कुल भी उप्स नहीं होगा, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ठीक है, हो से होगा, उप्स दर्द नहीं होगा, पेन के जैसा है, ट्राई करो। ठीक है, ऐसे निमोनिक बना लो। पेन के जैसी क्या है? नीडल है। ट्राइपेनफोबिया ऐसे याद रख लो। यस, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अ स्टूडेंट ऑलवेज रिमेन इन कंफ्यूजन विच डिसएबिलिटी ही हैज। अभी आपके डिसएबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे।
जो कि एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है। डिसेबिलिटी में से क्वेश्चन पक्का आएगा और फोबिया में से भी। तो 2 क्वेश्चन तो ये आपके हो गए हैं। यस, जल्दी आंसर दे क्वेश्चन नंबर 8 का। आप स्टूडेंट्स बहुत पीछे रह गए हो शायद। अ स्टूडेंट ऑलवेज रिमेन इन कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मतलब कि भ्रम में रहता है। एक विद्यार्थी भ्रम में रहता है, तो वो उसकी कौन सी डिसेबिलिटी है? डिसमोर्फिया, डिस्थीमिया, डिसकैल्कुलिया, एप्रेक्सिया। डिसमोर्फिया, मोर्फिया में मोर, ज्यादा, जिसमें ज्यादा चीजें बनी रहेंगी। अभी क्वेश्चन नंबर 8 चला हुआ है। यस, देखो सभी मेरे को बताना ही पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा सा। डिस आपका सब में है, यहां से निमोनिक बनाते जाओ मोर। जब बहुत सारी चीजें आपके सामने हो, मान लो कि आपको बहुत सारे सूट पसंद करने हैं, आपको कुछ बुक्स ढूंढनी है, कौन सी बुक अच्छी ढूंढे? मोर में क्या होगा? ज्यादा है तो ज्यादा में क्या बनी रहेगी? कंफ्यूजन। ये चूज करे या ये चूज करे, ऐसे याद रख लो मोर से। डिस्थीनिया, यह भी आपका आगे आएगा, अभी बताऊंगी तो फिर आप नेक्स्ट आंसर जल्दी दे दोगे। डिसकैल्कुलिया, डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया को याद रखो कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन किस में होती है? मैथ्स में। कैलकुलेशन किस में होती है? मैथ्स में। तो ऐसे याद रखो इसको। एप्रेक्सिया, अभी आएंगे ये सभी क्वेश्चन, तो फिर मैं आपको सभी बता दूंगी साथ के साथ। अभी क्वेश्चन का इसका टाइम हो गया है। ओके, चलो यस, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं तो ऐसे लगेंगे तो हमारे क्वेश्चन नहीं होंगे। ऑप्शन बी विल बी नहीं, बी नहीं है, मोर्फिया है, डिसमोर्फिया। ऑप्शन ए आएगा। इसमें गलती से हो गया शायद। यस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको चूज करने हैं इसमें से फंक्शन वर्ड। फंक्शन वर्ड कौन से हैं? फंक्शन वर्ड जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प करते हैं, ये मैंने पहले भी समझाया था। फंक्शन वर्ड जो एक सेंटेंस को बनाने में हेल्प करते हैं, एक सेंटेंस को जोड़ने में हेल्प करते हैं, वो हो गए आपके फंक्शन वर्ड। तो आपको इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड है जो फंक्शन वर्ड है। फंक्शन वर्ड जिसका खुद का मीनिंग होता है वो होता है आपका लेक्सिकल वर्ड या कंटेंट वर्ड। यस, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये कंजक्शन वर्ड है। यस, वेरी गुड इवनिंग आरती शर्मा। सबनम, हाँ बिल्कुल सही आंसर है आरती का, सबनम का। और क्वेश्चन नंबर 9 का एन किसने दे दिया भाई? सबनम, एन। हाँ बिल्कुल सही है, बट आएगा क्योंकि ये आपको टू सेंटेंस को जोड़ने में हेल्प करता है, फंक्शन करता है।
नेहा मिश्रा जी, गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम एट फिलाफॉर्म। आज जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं तो इंग्लिश से डरना नहीं है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार आप मेरी सभी क्लासेस देख लेना और डेली क्लास ज्वाइन करो। फंक्शन वर्ड, फंक्शन जो कोई काम करता है, सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है नेहा जी, आप हर रोज क्लास ज्वाइन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है कंटेंट वर्ड। कंटेंट वर्ड को हम लेक्सिकल वर्ड भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखे भी होंगे, जिसका खुद का अपना मीनिंग होता है। क्या होता है? जिसका खुद का अपना मीनिंग होता है, दैट इज कंटेंट वर्ड। जैसे मैंने बोल दिया नेहा, नेहा का अपना मीनिंग है, नेहा है नेहा। ठीक है, शबनम, आरती, जैसे ये तो खुद के नेम हैं तो इनका खुद का मीनिंग है। पता चलता है कि नेहा की बात चल रही है, शबनम की बात चल रही है, प्रीत की बात चल रही है, इस टाइप से। और इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कंटेंट वर्ड है जिसका खुद का मीनिंग हो, वो होता है कंटेंट वर्ड। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दें। यस, अभी समझ में आ गया। एक्चुअली क्या है कि जो फर्स्ट में फोबियाज थे वो तो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल थे और वो आप लोगों को याद भी होंगे, इसलिए मैंने वहाँ थोड़ी ज़्यादा स्पीड की है ताकि आप लोग आगे के क्वेश्चन डीपली समझ सको। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लास कैसी लग रही है एक बार सभी स्टूडेंट बताते जाएं। अच्छी लग रही है तो एक बार थंब कर दें, हम भी फिर आगे समझाते चलेंगे। यस, और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। जिसका ऑप्शन सही होता है 1 मार्क्स प्लस कर दें। इसमें कोई आप लोगों को शर्मिंदगी फील नहीं होनी चाहिए, जितनी है नॉलेज वो बाहर आती है। ठीक है, ओके, थैंक यू मनीष जी। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसमें से आपको मेथड बताने हैं, कौन से मेथड में हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नोन टू अननोन, इजी टू कॉम्प्लेक्स। ट्रांसलेशन मेथड, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड या कोई नहीं? देखो, इसमें हमें बताना है, हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं कंक्रीट। कंक्रीट मतलब एग्जाम्पल से या कुछ पिक्चर दिखा के। पहले हम बच्चे को क्या दिखाते हैं? पिक्चर दिखाते हैं, कोई एग्जाम्पल दिखाते हैं, फिर बच्चे को समझाते हैं। तो ये हमारा कौन सा मेथड है? इसमें से आपको बताना है ट्रांसलेशन मेथड, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड या कोई नहीं। ओके, और इसमें आपका कंक्रीट की जगह पे ये भी आ सकता है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन मतलब कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ, नोन टू अननोन। ठीक है, ये भी ऑप्शन आ सकता है आपका। ओके, सभी स्टूडेंट्स अपने मार्क्स राइट करते जाएं, क्योंकि लास्ट में आप जिस स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स होंगे, कितने मार्क्स होंगे देखते हैं, फिर आपका राइट करेंगे, जो हमेशा आपका नोट्स में राइट होके आएगा। अगर आप लोग नोट्स लेते हो तो उसमें जो
आज की डेट में जिस भी स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स हैं वो नेम राइट होके आएगा, तो कितनी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ इस क्लास में मेरे इतने मार्क्स आए थे। चलो लेट्स सी आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। वेरी गुड। हर एक टीचर को इंडक्टिव मेथड से पढ़ाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ में आ जाए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर। यू आर गोइंग टू बी टीचर्स, तो आप खुद अपने आप को सपोज करो यू आर टीचर, तो आप अच्छे टीचर ही बनोगे। वेरी गुड इवनिंग आदित्य राज। तो एक अच्छे टीचर को इसमें से इन ऑप्शन में से क्या अपनाना चाहिए? एक अच्छा टीचर क्या करता है? हु गिव्स द अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू लर्न। स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौके, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे। हु गिव्स डायरेक्ट आंसर, या क्लास में बच्चों को डायरेक्ट आंसर देंगे या बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करेंगे। देखो एक टीचर को फ्रेंडशिप भी लिमिट में रखनी है, क्योंकि बच्चे को केवल फ्रेंड बन के हम ओनली फ्रेंडशिप के थ्रू समझा नहीं सकते, तो हमें थोड़ा लीडरशिप भी रखनी है, डिसिप्लिन भी बना के रखना है, और इनमें जो भी बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है वो छांटना है हमें, नियर बाई नहीं, बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन एग्जाम के टाइम में उसी में होती है। यस पूजा यादव 10, ओके 11 में से 10, वेरी गुड। हाँ, एक अच्छा टीचर वही होता है जो स्टूडेंट्स को ज्यादा अवसर दे। ओनली फ्रेंड बनने से काम नहीं चलेगा। क्लास में अगर टीचर आप लोगों को पढ़ाए ना, आप लोगों को कोई अवसर ना दे कुछ सीखने का, सिर्फ आप लोगों से आके दोस्ती कर ले, तो क्या वो अच्छा टीचर होगा? आप खुद बताइएगा। स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, ठीक है? नहीं, देखो ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा, क्योंकि हु गिव्स डायरेक्ट आंसर। टीचर अगर स्टूडेंट्स को बिना कुछ बताए डायरेक्ट आंसर देता है विदाउट एक्सप्लेनिंग एनी रीजन, तो वो सही नहीं है, तो हम ऑल ऑफ द अबव नहीं बोल सकते। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। हाँ, कंफ्यूजन का शायद दोबारा से आ गया हमारा। हाँ, द फाउंडर ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल जो ग्रामर हमारी बनाई है, तो वो किसने बनाई है? इसका फाउंडर कौन है? एरिस्टोटल, शेक्सपियर, सॉसर, नोम चोम्स्की। ओके वेरी गुड। अभी तो और बाकी हैं क्वेश्चंस। वेरी गुड, बहुत अच्छा, करते जाइएगा और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लीजिएगा। मिस्टेक हो गई कोई बात नहीं, गलत हो गया डोंट वरी, अभी हुआ है नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ठीक है? यूनिवर्सल ग्रामर के जो हमारे फाउंडर हैं वे कौन हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, बस हम उन्हीं के नेम राइट कर देंगे जिनको जानते हैं। नहीं, फाउंडर ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर की बात चल रही है। ऑप्शन होगा आपका डी, नोम चोम्स्की। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नोम चोम्स्की इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रामर फाउंडर, ठीक है? तो ये सभी का रॉन्ग हो गया। सिर्फ शेक्सपियर को जानते थे सबने, इसलिए शेक्सपियर को राइट कर दिया। हाँ ठीक है, शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखे हैं, नावल लिखे हैं, लेकिन ग्रामर फाउंडेशन किसने की है? नोम चोम्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 16। डैश इज द प्रोसेस वेयर बाई चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज मतलब कि बच्चा
नेटिव लैंग्वेज सीखता है, जहां भी बच्चा रहता है, वो प्रोसेस क्या होता है? अपनी मदर टंग बोल लो, अपनी मातृभाषा। हाँ मनीष जी, बिल्कुल सही है आपका। जिसने ऑप्शन डी दिया है उसका सही है, बिल्कुल राइट है मनीष जी। आपका बाद में कमेंट्स आया है। यस, बिल्कुल सही है। जिसने ऑप्शन डी दिया है उसका सही है। वेरी गुड, वेरी गुड मनीष जी। अभी देखो, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जहां बच्चा नेटिव लैंग्वेज सीखता है? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्विजिशन, लर्निंग, डेवलपिंग, या कुछ नहीं? हाँ, इसमें स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करेंगे जिसने मेरी क्लास ज्वाइन नहीं की है, और मोस्टली स्टूडेंट्स न्यू हैं। मैंने ये सिखाया था, समझाया था कि जो लैंग्वेज हम बिना सीखे, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी क्लास के, अपने आप एनवायरनमेंट में जो सीखते हैं वो होता है एक्विजिशन। मैंने एक्विजिशन की और लर्निंग की क्लास ली थी एक दिन स्पेशल, उसमें ओनली एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस समझाया है। एक्विजिशन हम जहाँ पर बच्चा रहता है उस एनवायरनमेंट में लोग जो भाषा बोल रहे हैं, जैसे इस एनवायरनमेंट में बच्चा है ये, और ये इसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट है जिसमें लोग रहते हैं और जिसमें क्या बोलते हैं? हिंदी। तो बच्चा सीखेगा हिंदी। ठीक है। अगर बच्चा रहता है और यहां सभी बोलते हैं इंग्लिश, तो बच्चा सीखेगा इंग्लिश। क्या सीखेगा बच्चा? इंग्लिश। तो ये हो गया आपका एक्विजिशन। इसके लिए कोई स्पेशल क्लास की जरूरत नहीं है। ठीक है। और लर्निंग के लिए जैसे हमें क्या है, हमें नीड है अभी इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की, तो आप लोग क्या करोगे? कोचिंग लोगे, स्पेशल क्लास लोगे, है ना? तो ये हो गई आपकी लर्निंग। डिफरेंस क्लियर? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? एक्विजिशन और लर्निंग में से क्वेश्चन पक्का आएगा। आप जब एग्जाम देखे आओगे तो मुझे जरूर बताना कि मैम हाँ एक्विजिशन का और लर्निंग का क्वेश्चन आया था। तो मैंने अभी भी आपको थोड़ा क्लियर कर दिया है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। जिसका रॉन्ग हुआ है ठीक कर लें, कोई बात नहीं। यूजिंग अ वर्ड बैंक एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प्स टू बिल्ड। वर्ड बैंक और ब्रेनस्टॉर्मिंग किस में हेल्प करता है? आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड सीखो। किस लिए बोलते हैं टीचर कि बेटा ज्यादा से ज्यादा वर्ड सीखो? तो उससे क्या होगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग से और वर्ड बैंक से क्या होगा? क्या होगा? आइडियाज आएंगे, राइटिंग स्किल होगी, रीडिंग कंप्रीहेंशन होगा, या वोकैबुलरी होगी। जब हम ज्यादा वर्ड सीखेंगे तो क्या होगी? आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ये स्टूडेंट जल्दी जल्दी दें आंसर, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं हमारे। यस, नेक्स्ट है डैश आर इन्वॉल्व्ड इन थिंकिंग। आइडियाज ओनली ब्रेनस्टॉर्मिंग का समझ लो कि न्यू न्यू आइडियाज लेना। फिर वर्ड को जो सीखते हैं हम, उससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वर्ड सीखोगे तो उससे क्या होगा? वोकैबुलरी इंक्रीज होगी।
डैश आर इन्वॉल्व्ड इन थिंकिंग। थिंकिंग में इन ऑप्शन में से क्या शामिल है? जब आप कुछ सोच रहे होते हो तो क्या क्या होता है? इमेज, लैंग्वेज, इमेजिनेशन, प्रोपोजिशन। सबसे पहले क्या ऑप्शन आता है, क्या होता है? थिंकिंग में क्या शामिल है? इमेजिनेशन, लैंग्वेज, कंसेप्ट, प्रोपोजिशन। इमेज, इमेजिनेशन, कंसेप्ट, प्रोपोजिशन। इमेज, लैंग्वेज, कंसेप्ट, प्रोपोजिशन। जब थिंकिंग शुरू करते हो तो क्या होता है? इमेजिनेशन। आप क्या करते हो? इमेजिन। इमेज तो पिक्चर हो गई, यहां से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। इमेज, इमेज क्या? एक पिक्चर हो गई। इमेजिनेशन, फिर लैंग्वेज, फिर कंसेप्ट और फिर प्रोपोजिशन। यस, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, वी यूज रियल ऑब्जेक्ट्स टू टीच यंग लर्नर्स न्यू वर्ड्स बिकॉज। हम बच्चे को रियल थिंग से क्यों सिखाते हैं? रियल चीजों से, वास्तविक चीजों के माध्यम से बच्चों को नए वर्ड क्यों सिखाते हैं? क्या हो जाए बच्चों में? ये क्या हेल्प करते हैं बच्चों की? It helps learners associate words with objects they see in real life. It helps in teaching the correct spelling. We can teach vocabulary only. Young learners are not capable of abstract thinking. Very good evening, संजय जी। देखो, ये क्या हेल्प करते हैं? जब रियल ऑब्जेक्ट्स से आप बच्चों को वर्ड सिखाते हो तो क्या क्या हेल्प होती है कि बच्चा उसको वास्तविक रूप से देख पा रहा है, और जो चीज वो एक्चुअल में देखता है वो उसकी परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाती है, तो उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बाकी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? देखो, इट हेल्प्स इन टीचिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। चीज को दिखाना स्पेलिंग का मतलब नहीं है। वी कैन टीच वोकैबुलरी ओनली। क्या एक चीज को दिखा के हम सिर्फ वोकैबुलरी इंक्रीज कर सकते हैं, वोकैबुलरी सिखा सकते हैं? नो। यंग लर्नर्स आर नॉट। हम बच्चों को चीजें, छोटे बच्चों को वास्तविक चीजें इसलिए सिखाते हैं क्योंकि बड़े होके सीखते नहीं। नो। तो ऑप्शन आप एलिमिनेट करके कर सकते हो। जो वास्तविक चीजें हम बच्चों को दिखा रहे हैं वो उनके जीवन में देख पा रहे हैं तो उसको वो परमानेंट मेमोरी में फिक्स कर सकते हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है शी इज सिक। सिक मतलब, शी इज सिक मतलब कि वो बीमार है। बट शी विल कम। शी इज सिक, वह बीमार है परंतु वह आएगी। तो कौन सा सेंटेंस है? वह बीमार है परंतु वह आएगी। देखो, इसमें दो सेंटेंस का जुड़ाव हो रहा है। वह बीमार है बट परंतु वह आएगी। चंकी जी, हमारी अभी मीटिंग नहीं हुई। मैंने बोला था आपको मीटिंग होगी। She is sick but she will come. Yes, very good evening, Chunky. नहीं, अभी सर फ्री नहीं थे, बहुत बिजी चल रहे हैं।
फोन भी नहीं उठा रहे अभी तो। देखते हैं, हमारी 1-2 दिन में कभी मीटिंग होगी तब मैं बता दूंगी। और वैसे भी जब वैकेंसी होती है तो सर ग्रुप में डाल देते हैं, नहीं तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ये ग्रीन वाला नंबर दिख रहा है ना आपका, 8209837844, इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हो डायरेक्ट। ठीक है। हाँ, देखो इसमें बट से जुड़ा हुआ है, 2 सेंटेंस बट से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका हो जाएगा कंपाउंड। क्या हो जाएगा? कंपाउंड। बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस है, शी इज सिक, शी विल कम। बट से जुड़ गया तो इसको बोलेंगे हम कंपाउंड। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रॉन्ग दिया है। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड गो देयर, अंडरलाइन वर्ड को हमें बताना है कि ये क्या है। वही है कि सर बिजी हैं, जैसे हमारी 2-3 दिन में मीटिंग हो जाएगी तब मैं पूछ के आपको पक्का जवाब दूंगी। आप ग्रुप में हो क्या? अंडरलाइन वर्ड को बताना है कि ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या कुछ भी नहीं है। देखो सेंटेंस में मैंने आपको सारी चीजें छांटनी सिखाई थी। I asked him when he would go there, इसकी सेंस बन रही है कि when he would go there, वह कब वहां जाएगी। तो वह क्या है? वह नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है? when he would go there, I asked him, मैंने उससे पूछा। ठीक है। साथ में दूसरा डायलॉग बॉक्स पता नहीं कहां से आ जाता है। चलो, तो ये होगा आपका, देखो इसमें एडजेक्टिव तो कुछ बताया नहीं गया है। व्हेन ही वुड गो देयर, देयर वहां जाएगी, तो वहां वह वहां जाएगा। तो कौन सा क्लॉज हो गया आपका? नाउन क्लॉज। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब के बाद में कोई चीज क्वालिफाइंग नहीं कर रही है, ये आपकी वर्ब है, वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ही वुड गो देयर। टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर्स is primarily meant for improving their, telling interesting story, इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना, रोचक स्टोरी, कहानियां सुनाना यंग लर्नर्स को, तो उसमें किस चीज की इंप्रूवमेंट हो रही है? अगर आप किसी को कहानी सुना रहे हो, सुना रहे हो कहानी, तो उस स्टूडेंट्स में, उस यंग लर्नर में किस चीज का स्किल है जो वो डेवलप हो रही है? कौन सी स्किल उसकी डेवलप हो रही है? इस ऑप्शन में से आप लोग बताओगे। रीडिंग स्किल, रीडिंग पढ़ने वाली हो गई आपकी, लिसनिंग सुनने वाली, स्पीकिंग बोलने वाली, राइटिंग लिखने वाली। तो कौन सी स्किल इसमें बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है? जब यंग लर्नर को आप स्टोरी सुनाते हो अच्छी अच्छी, तो उसकी सुनने की जो क्षमता है वो ज्यादा बढ़ रही है। तो आप सुना रहे हो, बच्चा सुन रहा है। ठीक है। तो क्या हो जाएगी?
लिसनिंग। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बिल्कुल आरती ने, नेहा ने, सबिता ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सृष्टि साहू बी कौन से का दिया है? क्वेश्चन लिखा आपने। यस, आदित्य राज ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड। फोनीम। अच्छा अभी बताएं फोनीम क्या होता है? आपने ये वर्ड सुने होंगे। फोनीम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, स्मॉलेस्ट सेंटेंस, स्मॉलेस्ट लेटर या नन ऑफ द अबव। फोनीम मैंने एक निमोनिक से लर्न करवाया था। फोन से आपको क्या आती है? जब कोई फोन करता है तो क्या आती है आपको? फोन मी। फोन आया है मुझे तो क्या आ गई? साउंड से पता चला आपको कि फोन आ गया। जब फोन बजेगा तब पता चलेगा ना। फोनीम, फोन मी, मुझे फोन आ गया, साउंड से पता चला। तो कौन सा है ये? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। जैसे CAT, कैट। सी से आपकी क्या साउंड आई? को। तो ये क्या हो गई आपकी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। टी से क्या साउंड हो गई आपकी? टॉ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड ये हो गई। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अच्छा एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएं इंग्लिश में कितनी साउंड्स होती हैं? यस, साउंड्स कितनी होती हैं? वेरी गुड इवनिंग प्रीति। ऑप्शन ए, इंग्लिश लेटर कितनी साउंड प्रोड्यूस करते हैं? डू यू नो? एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएं क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आता है आपका। एक बार मैं बता देती हूँ। वेरी गुड संतोष, बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाँ, इंग्लिश की हमारी टोटल साउंड होती हैं 44। वेरी गुड। और फिर इसको डिवाइड किया जाता है किस किस में? वाउल साउंड में और कॉन्सोनेंट साउंड में। कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती हैं और वाउल साउंड कितनी होती हैं? डू यू नो? यस, बिल्कुल सही संतोष जी, आपने मेरी क्लास ज्वाइन की होंगी। 20 और 24। अच्छा अभी ये बता दें वाउल में भी हमारे फिर ये 2 में बट जाएगी। 20 साउंड्स जो हैं तो ये इनके नेम क्या क्या होंगे? कौन कौन से वाउल में बटती हैं? एक में 12 हो जाती हैं और एक में 8 हो जाती हैं। तो 8 किस में है और 12 किस में? डू यू नो? ये हो गया आपका मोनोप्थोंग। ये भी याद कर लो, सभी साथ में हो जाएगा मोनोप्थोंग। और ये हो गया आपका डिप्थोंग। क्या हो गया? डिप्थोंग। डिप्थोंग वाउल। मोनोप्थोंग को हम प्योर वाउल भी कहते हैं। और डिप्थोंग में डबल साउंड होती है, मोनो में सिंगल साउंड होती है, इसलिए हम इसको प्योर वाउल कहते हैं। इतना लर्न कर लो, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है सभी स्टूडेंट्स के लिए। एक क्वेश्चन आप लोगों का इधर हो गया और 1 क्वेश्चन इधर हो गया। ये जरूर याद रखें, इसलिए मैं बार बार करवाती हूँ। और ये मोस्टली स्टूडेंट्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है इसकी। जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है उनको इनकी ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती है, तो इसलिए मैं साथ के साथ बता रही हूँ।
एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक करें जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। बॉन्ड मॉर्फीम, बॉन्ड मॉर्फीम, मॉर्फीम क्या है, बॉन्ड मॉर्फीम क्या है? अगर आप लोगों को पता है तो थंब करते जाएं, नहीं पता तो मैं बताऊंगी। सभी स्टूडेंट्स ने लाइक कर दिया क्या? प्लीज एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अनसक्सेस, अम्ब्रेला, इंपॉर्टेंट, इनमें से आपको बताना है कि किस में बॉन्ड मॉर्फीम है। बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब देखो, बॉन्ड क्या होता है? कौन जुड़ा है, किसका किससे कितना बॉन्ड है। बिल्कुल सही, हाँ। बॉन्ड मॉर्फीम ऑप्शन ए। सक्सेस का अपना मीनिंग है, और ये हो गया फ्री मॉर्फीम जो सक्सेस का मीनिंग अपना है, और अन साथ में जुड़ गया, प्रीफिक्स में या सफिक्स में जुड़ते हैं तो उनको हम बोलते हैं बॉन्ड। अन जुड़ा हुआ है तो अन सक्सेस, सो ऑप्शन ए विल बी। हाँ, मॉर्फीम जान लो क्या होता है। मॉर्फीम, इट इज स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। ये एक छोटी यूनिट होती है जिसका खुद का मीनिंग होता है। द वर्ड्स द, इन, एंड, गर्ल। अब जैसे गर्ल का अपना मीनिंग है, गर्ल एक वर्ड है, कंसिस्ट ऑफ वन मॉर्फीम। द में एक मॉर्फीम है, इन मॉर्फीम है, गर्ल मॉर्फीम है। अगर हम लिखते हैं गर्ल्स, हाँ ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। मॉर्फीम अगर आपको ढूंढना है, देखो गर्ल है, दिस इज मॉर्फीम, वन मॉर्फीम है इसमें, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एक मीनिंग की, जिससे आपको समझ में आता है। जिसे मैंने राम लिख दिया तो आपको समझ में आ गया राम क्या है, एक मतलब समझ में आ गया, तो ये हो गया आपका मॉर्फीम। जैसे गर्ल है ये समझ में आ गया। अभी इसके साथ लगा दिया हमने एस, गर्ल्स। क्या लगा दिया? गर्ल्स। तो गर्ल अलग है, एस का के की अलग है, ठीक है। इसका मीनिंग अलग हो गया, इसका मीनिंग अलग हो गया, तो आपके इस वर्ड में दो मॉर्फीम हो गई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कितने मॉर्फीम हैं, तो आपके इसमें 2 मॉर्फीम हैं। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन देख के ये बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में और क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलो अभी इसमें ढूंढो, फाइंड फ्री बेस मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम को हम बेस मॉर्फीम भी कहते हैं और फ्री मॉर्फीम भी। फ्री जो आजाद है, बिल्कुल खुद का मीनिंग है, ठीक है, किसी के साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ होता, वो होता है फ्री मॉर्फीम। बेस यानी कि स्टार्टिंग से ही जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी विल, ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी डॉग। फाइंड फ्री मॉर्फीम, फ्री है डॉग, इसमें कोई खुद का मीनिंग है, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, 25 का सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि इसमें फुल लगा हुआ है।
फ्री बोला है, बिल्कुल फ्री, फ्री आजाद है, खुद का मीनिंग है, ठीक है, उसके साथ कुछ नहीं लगा। इसके 2 मॉर्फिम है, इसके साथ लगा हुआ है एस, तो ये आपका फ्री नहीं है। इसके साथ FUL लगा है तो ये फ्री नहीं है। इसके साथ LY लगा हुआ है तो ये भी नहीं है, तो बचा आपका डॉग। ये आपके बॉन्ड मॉर्फिम है, जिसके साथ फुल LYS लगा हुआ है ये आपके बॉन्ड मॉर्फिम है, और जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा वो आपका फ्री मॉर्फिम है। क्लियर, समझ में आ गया? एक बार थंब कर दो अगर समझ में आ गया है तो। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, थंब करते जाएं प्लीज। सभी को समझ में आ गया? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। हाँ, कल के लिए आप लोगों को गुड लक। कल जो हम क्वेश्चन लेके आएंगे वो इनमें से लेके आएंगे। बॉन्ड मॉर्फिम क्या होता है, मैंने बोला था कि आपको लास्ट में सभी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बीच में अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाती तो आपके ये क्वेश्चन भी नहीं हो पाते। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स प्लीज क्लास की फीडबैक दें, क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, और कल की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, इसके लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ इनमें से क्वेश्चन आएंगे, ये आप पढ़ लेना। बॉन्ड मॉर्फिम क्या है आज मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है, कल डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अगर इनसे रिलेटेड आपको और भी क्वेश्चन करने हैं तो आपको वो कल की क्लास में मिलेंगे। और सभी स्टूडेंट्स अपने मार्क्स राइट कर दें, क्योंकि मुझे आपके नोटिस बोर्ड में राइट करने हैं। बॉन्ड मॉर्फिम, बॉन्ड जो बॉन्ड बना के रखते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बना के रखते हैं, ठीक है। ये अपने आप अकेले कोई मीनिंग नहीं रखते, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। बॉन्ड मॉर्फिम को थोड़ा सा समझा रही हूं मैं। मॉर्फिम की टाइप्स हैं ये, बॉन्ड मॉर्फिम, डिरिवेशनल मॉर्फिम, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस इसके साथ जुड़े होते हैं, जैसे हमने अभी किए थे अनयूजुअल, यूजुअली, अनसक्सेस, सक्सेसफुल। बेस मॉर्फिम, बेस मॉर्फिम को आप फ्री मॉर्फिम भी बोल सकते हो, ठीक है। इनसे रिलेटेड कल हम डीपली क्वेश्चन लेके आएंगे। और नेक्स्ट है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है, फोनोलॉजी की क्वेश्चन भी लेके आएंगे, ये भी आते हैं। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ साउंड। साउंड, ये आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं फोनोलॉजी। आप देख लेना, आपके एग्जाम में पक्का मिलेगा फोनोलॉजी। सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है? यस, वेरी गुड इवनिंग श्रीकांत जी, अभी आए हैं क्या? सिंटैक्स इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। आप सिंटैक्स को सीमेंट से याद रख सकते हो, सीमेंट लगा लगा के हम क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो ऐसे सिंटैक्स से सेंटेंस बनता है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो यूज किया जाता है, जैसे पहले आपका वर्ड होता है, फिर आपके फ्रेज होते हैं, सेंटेंस होते हैं, इस टाइप से, ठीक है। ये हो गया सिंटैक्स, मैंने समझाया भी था। फिर है आपका सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या होता है? सिमेंटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग, ये भी आता है व्हाट इज सिमेंटिक, ठीक है। इनसे रिलेटेड कल की क्लास में क्वेश्चन मिलेंगे। अभी 1 आवर हो चुका है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड फॉर वॉचिंग द क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़िएगा कल की क्लास में, और अपने मार्क्स आप लोगों ने राइट नहीं किए हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने किए थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।